अब देखिए इस वीडियो में हम संविधान कैसे बना, संविधान के निर्माण में क्या क्या चीज़ें आई थी वो हम देखेंगे, ठीक है। तो उससे पहले हम कल का थोड़ा सा रिवीजन देख लेते हैं कि जो हमारा संविधान सभा के लिए हमारा जो सदस्य चुने गए थे वो 389 थे, ठीक है। 389 में हमारे 296 जो थे ब्रिटिश भारत प्रांत से थे और 93 हमारे जो देसी रियासत थी, मतलब कि जहाँ पर राजा महाराजा राज करते थे वहाँ से नॉमिनेट होकर ये आए थे, ठीक है। ये यहाँ से देसी रियासत से हमारे जो सदस्य चुन के आए थे वो नॉमिनेशन से चुन के आए थे कि वहाँ के राजा महाराजा की जनता जिसको भी नॉमिनेट करके संविधान सभा का सदस्य बनाना चाहती है वहाँ से निकल के आए थे, ठीक है। और जो हमारे ब्रिटिश प्रांत थे इनकी ना खुद की 15 प्रांत थे, 15 में से 11 जो थे गवर्नर के प्रांत थे और 4 हमारे मुख्य आयुक्त के प्रांत थे, ठीक है। इसमें से क्या होता था, इनका खुद का विधानमंडल था, तो मतलब कि यहाँ से जो सदस्य चुन के आएंगे वो इलेक्शन के द्वारा चुन के आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ब्रिटिश प्रांत में हमारे इलेक्शन हुए थे जिससे हमारे 296 मेंबर यहाँ से बन के आए थे, तो ठीक है। तो टोटल हमारे इतने आए थे 389। ये हम आगे काम देंगे इसलिए मैंने डिवीजन कराया है, ठीक है। अब देखो जब हमारा संविधान निर्माण हुआ था तो संविधान निर्माण की जो प्रक्रिया को देखिए तो संविधान निर्माण का जो गठन हुआ था ना वो हमारा 6 दिसंबर 1946 को हुआ था। ये संविधान निर्माण का गठन हुआ था, ठीक है। इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ। 6 दिसंबर को 1946 को हो चुका था, ठीक है, ठीक है। अब जो हमारी जो प्रथम बैठक हुई थी ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है कि संविधान सभा की जो प्रथम बैठक हुई थी वो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये हमको याद रखना है। इसको भी हाईलाइट कर लेता हूँ। जो हमारी प्रथम बैठक हुई थी वो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, ओके। अब देखो जो हमारी पुरानी संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में हुई, देखो जो हमारी पहली बैठक हुई थी वो पुरानी संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में हुई थी जिसको हम सेंट्रल असेंबली हॉल बोलते हैं। तो जो इस भवन में ना पहले क्या होता था, इसमें जॉइंट सेशन हुआ करते थे लोकसभा और राज्यसभा के, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट हमारे इसमें क्या निकला कि हमारी पहली बैठक हमारी 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, ये हमें याद रखना है, ठीक है। और उस समय जो हमारी ये जो भवन है केंद्रीय कक्ष है इसको हम ना पुस्तकालय भवन कहते थे। ये पहले पुस्तकालय भवन हुआ करता था, ठीक है। तो अब देखिए और इसी में संयुक्त अधिवेशन जॉइंट सेशन होते थे, ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ। अब देखिए जब हमारा देखो इसमें हमारा 389 सदस्य संविधान सभा के लिए चुन के आए थे कि हमारे इतने आएंगे, लेकिन जो हमारी प्रथम बैठक हुई थी प्रथम बैठक में सिर्फ हमारे 211 सदस्यों ने ही भाग लिया था। टोटल कितने थे, 389 थे, उसमें से कुछ ने भाग नहीं लिया था क्योंकि इसका रीज़न ये था जो मुस्लिम लीग ने स्वतंत्रता के स्थान की मांग को लेकर ना अपनी मांग उसका बहिष्कार किया था कि हमें स्वतंत्रता नहीं चाहिए, ये मुस्लिम लीग ने कहा था। और जो कुछ देसी रियासत के अधिकांश प्रतिनिधि थे ना उन्होंने भी इसमें हिस्सा लेने से मना कर दिया था कि हम इस संविधान सभा में हिस्सा नहीं लेंगे, क्योंकि कुछ अपना इसलिए चाहते थे कि वो उनका कोई संविधान ना हो, वो अपने में वही सिस्टम चलाएं कि हम राजा हैं और हमारी प्रजा है, हम उनके लिए जो करेंगे वो करेंगे, ये चाहते थे। इसलिए उन्होंने संविधान सभा में भाग नहीं लिया। फिर कोई बात नहीं, चलो फिर देखो फिर जो हमारे जो ये हमारी पहली बैठक हुई थी तो पहली बैठक में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी को इस संविधान सभा का अध्यक्ष चुना गया था। और ये हमारे अस्थायी अध्यक्ष थे क्योंकि अध्यक्ष का मतलब प्रेसिडेंट, इनको ना उस सभा का प्रेसिडेंट चुना गया था, ठीक है। और वो इसलिए चुना गया था क्योंकि वो उस वहाँ के सभा के सबसे वरिष्ठ सदस्य थे, इसलिए उनको ये उपाधि दी गई थी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी को, ठीक है। और देखो अब यहाँ मैंने यह लिखा संविधान सभा में सबसे वरिष्ठ सदस्य थे इसलिए इनको संविधान सभा का अध्यक्ष बनाया गया, ठीक है। और प्रथम बैठक में अस्थायी अध्यक्ष, ये इनको अस्थायी मतलब इसको टेम्परेरी प्रेसिडेंट बोलते हैं इनको, सच्चिदानंद सिन्हा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और एक ये भी इंपॉर्टेंट है कि प्रथम बैठक को संबोधित किसने किया था, वो जेपी कृपलानी जी ने किया था। अब यहाँ देखिए अब देखो एक बैठक हो चुकी थी, अब फिर हमारी दूसरी बैठक हमारी 11 दिसंबर 1946 को हुई थी, मतलब कि 2 दिन बाद ही हमारी दूसरी बैठक हुई थी। अब जैसे जैसे संविधान सभा की कार्यवाही आगे बढ़ी वैसे वैसे इसमें पार्टिसिपेट करने वाले की संख्या बढ़ती चली गई, ठीक है। अब जो संविधान सभा का गठन हो रहा था उसमें जो संवैधानिक सलाहकार थे वो हमारे BN राव जी थे। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि डायरेक्ट पूछा जाता है कि संवैधानिक सलाहकार कौन थे कॉन्स्टिट्यूट बनाने में, तो BN राव थे, ठीक है। अब जब हमारी दूसरी जो बैठक हुई दूसरी बैठक में जो हमारे स्थायी चेयरमैन जो स्थायी अध्यक्ष हुए, मतलब कि जो प्रेसिडेंट हमारे जो परमानेंट वाले अध्यक्ष बने वो हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी बने, ठीक है। ये संविधान सभा के सेकंड अध्यक्ष थे क्योंकि पहले हमारे सच्चिदानंद सिन्हा जी थे, वो अस्थायी थे क्योंकि उस टाइम पता नहीं था क्योंकि पहली बैठक थी तो इसलिए जो सबसे वरिष्ठ दिखे उनको बना दिया गया था, ठीक है। और इनका जो वाइस चेयरमैन जो उपाध्यक्ष हैं, ठीक है,
जो इनके संविधान सभा के दूसरे उपाध्यक्ष हैं वो हमारे HC मुखर्जी, जिनको हम हरेंद्र कुमार कहते हैं। ठीक है, अब 2 बैठक हो चुकी हैं। अब देखो तीसरी बैठक आती है। तीसरी बैठक हमारी फिर से 2 दिन बाद होती है, 13 दिसंबर 1946 को। 13 दिसंबर 1946 को हमें दूसरी बैठक हुई। अब इसमें हमारा उद्देश्य प्रस्ताव हमारा प्रस्तुत किया गया था, वो जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा। ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हाँ, कि उद्देश्य प्रस्ताव हमारा कब प्रस्तुत किया गया था। तो 13 दिसंबर 1946 को हमारा उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। किसके द्वारा? जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, तो अब देखिए, अब ये हुआ। 22 जनवरी 1946 को इसको स्वीकार कर लिया गया था, मतलब कि उद्देश्य प्रस्ताव को हमारा स्वीकार कर लिया गया था। वो उद्देश्य प्रस्ताव में क्या था? वही सबसे जो हम पीछे पढ़ के आए थे कि हमको आज़ादी चाहिए। किस किस चीज़ की आज़ादी चाहिए? हमें बोलने की आज़ादी, हमको धार्मिक किसी भी धर्म से ऊंच नीच से किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई छोटा बड़ा ना देखा जाए। ये बहुत सारी इसमें उद्देश्य प्रस्ताव में चीज़ें थी, वो हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, अब देखो, भारत को एक स्वतंत्र एवं संप्रभु गणराज्य के रूप में स्थापित किया जाए, ये हमारा उद्देश्य प्रस्ताव में था। अब देखो, स्वतंत्र मतलब इंडिपेंडेंट हो गया, संप्रभु मतलब सोवरेन हो गया, गणराज्य मतलब रिपब्लिक हो गया, मतलब कि राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा। अब गणराज्य मतलब ये है कि राजा वही बनेगा जो जनता के द्वारा चुना जाएगा इलेक्शन के द्वारा। ये है इसका मतलब। ठीक है, अब देखो, जो हमारी संसदीय शासन प्रणाली है वो किस तरह काम करती है, तो उसमें देखो, इसका एक अध्यक्ष होगा। अध्यक्ष को 2 पार्ट में डिवाइड कर देगा। एक हमारा शासनाध्यक्ष हो गया, जिसको हम हेड ऑफ गवर्नमेंट बोलते हैं। जो इसका हेड ऑफ गवर्नमेंट हमारा प्रधानमंत्री होता है। जो वास्तविक जो कार्यप्रणाली जो शक्तियाँ होती हैं वो प्रधानमंत्री के में ही होती हैं। अब दूसरा हमारा जो है राजाध्यक्ष हो गया, मतलब कि यहाँ पर हेड ऑफ स्टेट होता है, और हेड ऑफ स्टेट हमारा यहाँ पर राष्ट्रपति होता है। ठीक है, राष्ट्रपति हमारे नामात्री कार्यपालक होती है हेड ऑफ स्टेट की। ठीक है, अब आगे देखिए, जैसे मैंने आपको ये समझाया था कि जो प्रस्तावना है, प्रस्तावना को जो हिंदी में संविधान है, हिंदी में इसको प्रेम्बल को हिंदी में प्रस्तावना नहीं बोलते, हिंदी में इसको उद्देशिका बोलते हैं। और ये हमारा किससे क्यों बोलते हैं? क्योंकि हमारे उद्देशिका वो जो प्रस्ताव आया था उससे हमारा, इसलिए हमको उद्देशिका नाम देते हैं। प्रेम्बल को हम प्रस्तावना नहीं बोलते हैं। और जो हमारा जो हिंदी में संविधान है वो सुलेखक, मतलब कि इसको कैलीग्राफर कौन है, इसको किसने लिखा है? तो वसंत कृष्ण वेद। बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार आता है, बार बार बता रहा हूँ, ये आता है। उसको वसंत कृष्ण वेद जी ने लिखा था। ठीक है, और जो इसका ओरिजिनल एडिशन है ना, तो वो ओरिजिनल एडिशन हमारे इंग्लिश में है, और इसको हम प्रेमबल बोलते हैं। और ये जो लिखा था हमारे प्रेम बिहारी नारायण रामजादा जी ने लिखा था। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बनते हैं। मैं फिर से इसको हाईलाइट कर देता हूँ। सुलेखक प्रेम बिहारी नारायण रामजादा। अब हमारे इसके हिंदी में इसको बसंत कृष्ण वेद। ठीक है, और इसको हिंदी में उद्देशिका बोलते हैं, ये भी याद रखना है। ठीक है, आगे देखिए, जैसे तो प्रस्तावना को उद्देश्य प्रस्ताव को विकसित रूप बोलते हैं। ठीक है, अब ये उद्देश्य प्रस्ताव हमारा 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में प्रस्तुत किया गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा, और इसको अपनाया गया था 22 जनवरी 1947 को। संविधान सभा में इसको स्वीकार कर लिया गया था। अब देखो, अब जो उद्देश्य प्रस्ताव है वो हमारा है क्या? उद्देश्य प्रस्ताव मतलब कि ऑब्जेक्टिव रेजुलेशन, ये है क्या चीज़? अब देखो, अब इसका मतलब ये है, जो अल्पसंख्यक हमारे मतलब माइनॉरिटी हैं, कि उनकी हितों की रक्षा की जाएगी। ठीक है, अब देखो, हमारे भारत में माइनॉरिटी कौन होगा? जैसे मुस्लिम हुआ, सिख हुआ, ईसाई हुआ, ये सब माइनॉरिटी हैं। ठीक है, मेजोरिटी हमारी हिंदू की है। ठीक है, जो हमारी माइनॉरिटी है उनके हितों की रक्षा की जाएगी, उनके साथ कुछ अन्याय नहीं होगा। ये हमारे उसमें था उद्देश्य का प्रस्ताव में। अब देखो, अब भारत के नागरिकों को स्वतंत्रता लाइब्रेटी प्रदान की जाएगी। अब स्वतंत्रता किस किस प्रकार की होगी वो हम यहाँ लिख दिया है कि विचार की होगी, वो अपने विचार रख सकता है, चाहे कैसे रख सकता है, बोल कर, लिख कर, बोल कर, अभिव्यक्ति होगा, विश्वास होगा, या धर्म होगा, उपासना होगा, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे ये होगा। ठीक है, अब विचार अपना आइडिया रख सकता है, एक्सप्रेशन बोल कर रख सकता है, फेथ है, विश्वास है, रिलीजन है, ये सब उसमें उद्देश्य प्रस्ताव में आता है। अब देखो, भारत के समस्त नागरिकों को राजनीतिक, आर्थिक व सामाजिक न्याय प्रदान करता है। जो हमने प्रीएम्बल में पढ़े थे वो सारे इसमें उद्देश्य का प्रस्ताव से ही लिए गए थे। ठीक है, कि हमारे राजनीतिक है, आर्थिक है, सामाजिक है, सब। अब देखो, जो हमारा SC ST है उनके हितों की रक्षा की जाएगी। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के हितों की रक्षा की जाएगी, ये हमारे उद्देश्य प्रस्ताव में है। अब मानव कल्याण एवं विश्व शांति में भारत का स्थान सुनिश्चित किया जाएगा।
भारत की गौरवशाली परंपरा और प्राचीन सभ्यता को उसका उचित स्थान दिलाया जाएगा, ये सब इसमें है। और देखो ये जो सोवरेन टाइप संप्रभु, इसका मतलब क्या होता है? ऐसा कोई भी राज्य, देश, संस्था जो स्वतंत्र निर्णय करने के लिए स्वतंत्र हो, किसी के अधीन ना हो, मतलब कोई भी इसमें बाहर का कोई इसमें उंगली नहीं करेगा, हम अपना निर्णय खुद ले सकते हैं, ये होता है सोवरेन का। अब देखो, अब संविधान सभा तो हमारी बन रही थी नहीं, अब संविधान सभा में कुछ हमारी कमेटियाँ भी थी, मतलब कुछ समितियाँ थी। तो वो समितियाँ क्या क्या थी? तो संविधान सभा में जो 8 बहुत बड़ी बड़ी समितियाँ थीं, इन समितियों के द्वारा सर्वाधिक महत्व के कार्य थे। अब जैसे कि वो 8 समितियाँ कौन कौन सी थी? अब देखो, एक थे संघ संविधान समिति, मतलब कि यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन समिति, इसके अध्यक्ष हमारे जवाहरलाल नेहरू थे। जवाहरलाल नेहरू हमारी यूनियन पावर समिति यानी कमेटी। तो संघ शक्ति समिति के भी हमारे अध्यक्ष हमारे जवाहरलाल नेहरू जी थे। और देशी रियायतों से बातचीत जो वार्ता होगी, बातचीत होगी संबंधी, वो भी हमारे जवाहरलाल नेहरू थे। इन 3 बड़ी कमेटियों के अध्यक्ष हमारे जवाहरलाल नेहरू जी ही थे। ठीक है, अब 2 के देखो, संचालन समिति कैसे कैसे काम करना है, क्या होगा, इसके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। नियम प्रक्रिया कैसे कैसे रूल्स रेगुलेशन होंगे, उस सब के अध्यक्ष हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। अब देखो, अभी क्या है, प्रांतीय संविधान समिति, इसके अध्यक्ष हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे। अब एक थे परामर्शदाता समिति, इसके भी अध्यक्ष हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 के तो बड़े बड़े को ये 3 ही जने हो गए। अब जो परामर्शदाता समिति थी, इसमें हमारी मुख्य समिति हैं कि इसकी हमारी 5 कुछ उप समितियाँ हैं। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे अब मौलिक अधिकार संबंधी उप समिति, ये हमारे JP कृपलानी जी के अंडर में थी। जो भी मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट्स हैं हमारे, वो सब JP कृपलानी जी के अंदर में था। अल्पसंख्यकों से संबंधित उप समिति हमारे HC मुखर्जी, हरेंद्र कुमार जी के अंदर थी। पूर्वोत्तर प्रांत उप समिति, यानी इसमें असम को छोड़कर गोपीनाथ बारतोली जी के अंडर में थी। उत्तर पश्चिमी सीमाई प्रांतों की उप समिति, ये खान अब्दुल गफ्फार खान जी के अंडर में थी। आंशिक रूप से छोड़े गए प्रांतों के लिए उप समिति हमारे AP ठक्करे थी। तो ये हमारी कुछ समितियाँ हैं। और एक हमारी सबसे बड़ी समितियाँ ये है कि हमारी जो प्रारूप समिति है, जिसको हम ड्राफ्टिंग कमेटी बोलते हैं, इसके अध्यक्ष हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। और ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था? तो 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन हुआ था। अब इसमें इसे संविधान का ड्राफ्ट तैयार करने, मतलब कि जो संविधान का पूरा मसौदा वो तैयार करना था इस कमेटी में। मतलब कि जो मेंबर थे अलग अलग कमेटी में थे जुड़े हुए, जैसे कि मान लो एक ये है, एक ये अलग रूल बना रहे, ये अलग संविधान, ये अलग, ये मतलब कि अलग नियम बना रहे, तो इन सबको जोड़कर एक साथ करने वाले ये हमारे ड्राफ्टिंग कमेटी थी। मतलब कि अरे इन सब का काम हमारा भीमराव अंबेडकर जी का था। ठीक है, तो अब जो प्रारूप समिति थी, इसमें हमारे 7 सदस्य थे पूरी प्रारूप समिति में। एक तो हमारे भीमराव अंबेडकर जी हो गए, ठीक है। एक हमारे हो गए गोपाल स्वामी अयंगर, ठीक है। एक अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, तो ये दोनों सेम से ही लगते हैं आपको, अयंगर हुआ अय्यर हुआ, तो याद कर लीजिए, ठीक है। गोपाल स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। और एक थे हमारे KM मुंशी, जिनको कन्हैया लाल मणिकलाल मुंशी कहते हैं, ठीक है। और एक है मोहम्मद सादुल्ला, ठीक है। एक है BL मित्र, एक है DP खेतान। अब देखिए, अब ये जो हमारे 7 सदस्य हैं, और 7 में से ये जो 4 हैं, मोहम्मद सादुल्ला, KM मुंशी, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर और गोपाल स्वामी अयंगर, ये 4 ये शुरुआत से लेके एंड तक रहे थे। इस प्रारूप समिति के मेंबर शुरुआत से लेके एंड तक रहे थे। अब इसमें से जो एक ये हैं BL मित्र हैं, इनको कुछ हेल्थ इशू हुआ था, जिसकी वजह से इनकी जगह ये N माधव राव आ गए थे, ये एंड तक नहीं रहे थे। और एक ये थे DP खेतान जी हैं, इनकी डेथ हो गई थी, इनकी जगह TT कृष्णाचारी अय्यर आ गए थे, ठीक है, कृष्णाचारी आ गए थे, ठीक है। तो अब देखिए, ये हमारी मेन चीज़ है कि हमारा जो समिति, प्रारूप समिति के 7 बंदे का नाम पूछ लिया जाता है। कि जैसे कि एक क्वेश्चन ये आता है कि आपको 4 ऑप्शन दिए होंगे, उसमें से बताना पड़ेगा कि कौन इस समिति कमेटी का अध्यक्ष वो मेंबर नहीं था। तो उसमें से कुछ 3 नाम इनमें से होंगे, एक नाम अलग होगा, तो बताना होगा। तो इसलिए ये नाम याद होने ज़रूरी है, ठीक है, बार बार याद करना। अब इसमें कुछ हमारी छोटी उप समितियाँ, छोटी छोटी समितियाँ थी, ठीक है। जैसे कि जो प्रेस दीर्घा समिति, मतलब कि जो हमारा कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, वो कम्युनिकेशन जो करेंगी, वो किसके अंडर में थी? उषानाथ सेन के थी। नागरिकता से संबंधित जो भी समिति थी, वो हमारी S वरदाचार्य के अकॉर्डिंग थी, उनके अंडर में थी। सुप्रीम कोर्ट हेतु तदर्थ समिति हमारी S वरदाचार्य में थी।
भाषाई प्रांत समिति हमारी एस के धर में थी। स्टाफ समिति राजेंद्र प्रसाद। राष्ट्रीय ध्वज हेतु तदर्थ समिति राजेंद्र प्रसाद। क्रेडिशनल समिति हमारी अल्लादीप कृष्णा स्वामी अय्यर। सदन समिति हमारी पटाती सीता रमैया। ये सब हमको याद करना पड़ेगा, जो याद हो जाए वो याद। तो कुछ समिति, छोटी समिति ये भी हैं कि संघ के संविधान हेतु वित्त समिति के नलिनी रंजन सरकार थे। संविधान हेतु कार्य समिति के जीवी मालवंकर थे। कार्य संचालन समिति के एम मुंशी थे। तो ये सब हैं, कुछ अब याद करने का है, कुछ भी आ सकता है, याद कर लीजिएगा इनको। पर जो मेन है वो 8 हैं सबसे बड़ी समितियाँ, और जो कुछ जो हैं इम्पोर्टेंट जो है, जो छोटी 5 उप समितियाँ, जैसे कि यही मौलिक अधिकार में संबंधी किसका है, JB कृपलानी का है। अल्पसंख्यक से संबंधित HC मुखर्जी है। ठीक है, ये हमारे कुछ हैं जो तुमको याद रखना है। ठीक है, और जैसे कि एक इसमें छोटी जो समितियाँ हैं कि प्रेस दीर्घ समिति मतलब कॉम्बिनेशन जो करना है वो उसके कौन उषानाथ सेन है। और नागरिकता से संबंधी S वर्धाचारी और सुप्रीम कोर्ट हेतु वर्धाचारी। ठीक है, और एक स्टाफ समिति ये राजेंद्र प्रसाद को याद कर लेना। राष्ट्रीय ध्वज हेतु तदर्भ समिति ये भी राजेंद्र प्रसाद। ये कुछ समितियाँ जो आपको याद करनी है। ठीक है, अब देखो कुछ ऐसे मेंबर भी थे जो संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, लेकिन फिर भी वो किसी न किसी समिति के अध्यक्ष थे। जैसे कि वो कौन है, जैसे कि S वर्धाचार्य है, S के धर है, नलिनी रंजन सरकार है। ये किसी संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, पर ये किसी न किसी समिति के अध्यक्ष रहे हैं, जैसे नलिनी रंजन सरकार। ठीक है, अब देखिए जो हमारा प्रारूप समिति है वो उसका गठन हमारा कब हुआ था, 29 अगस्त 1947 को हुआ था, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने बार बार बताया, इसको याद करना ही है। इसका जो कार्य था वो संविधान का प्रारूप तैयार करना था। ठीक है, कि संविधान का पूरा मसौदा तैयार करना है, कि जिसका जो काम था उन सबको उठाना, फिर उन सबको एक साथ जोड़ना, जो सही है उसको रखना, जो नहीं है ऐसे। तो ये सब हुआ था। तो देखिए अब जब इसका गठन 29 अगस्त 1947 को हुआ और इसके 6 महीने बाद ही इन्होंने मसौदा तैयार कर भी दिया। तो संविधान सभा का जो पहला प्रारूप है, जो पहला ड्राफ्ट है, वो हमारा फरवरी 1948 में तैयार हो गया था। ठीक है, लेकिन जब ये तैयार हुआ था तो इसमें बहुत सारी गलतियाँ थी, तो जिसकी वजह से इन्हें बहुत सारे संशोधन हुए। तो संशोधन की जो डिमांड थी, लगभग इसमें 7500 संशोधन करने की डिमांड थी कि इसमें 7500 संशोधन करो, लेकिन जिसमें से लगभग 2500 पर संशोधन किया गया। ठीक है, तो जब हमारा 6 महीने बाद फरवरी 1948 में एक मसौदा तैयार हुआ, उसके फिर 8 महीने बाद फिर दूसरा प्रारूप तैयार हुआ, जो अक्टूबर 1948 में हुआ, जिसको अंतिम फाइनल बोलते हैं। फाइनल ड्राफ्ट था, ये अंतिम ड्राफ्ट था। ठीक है, अब पूरा ड्राफ्ट तैयार होने के बाद संविधान सभा में इसकी रीडिंग हुई। ठीक है, जब भी पूरा संविधान तैयार हो गया, उसका प्रारूप कमेटी ने मसौदा तैयार कर लिया है, तो फिर उसको रीडिंग के लिए भेजा गया। ठीक है, तो रीडिंग जो है हमारा 3 फेज़ में हुई। जैसे रीडिंग है कि पहला वचन, दूसरा वचन, तीसरा वचन। जो हमें पहली बार जो रीडिंग हुई थी, तो पहली बार रीडिंग 4 नवंबर 1948 को हुई और सिर्फ 5 दिन तक चली। 5 दिन 9 नवंबर 1948। तो बस इस रीडिंग में क्या हुआ था कि हमने ना ऊपर से देख लिया था कि इस जो संविधान का कॉन्स्टिट्यूशन बना है, तो इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, मतलब ऊपर से जो बोलते हैं कि हेडिंग कि हाँ चलो ये है, जैसे सब भाग वो देख लेना, ऐसे मोटी हेडिंग यहाँ पर देख ली थी। 5 दिन तक इसकी रीडिंग हुई। फिर जब दूसरी रीडिंग हुई हमारी 15 नवंबर 1948 को, जैसे कि ये 9 तक चली थी, फिर इसका 6 दिन बाद 15 नवंबर को ये स्टार्ट हुई और 17 अक्टूबर 1949 तक चली। ये बहुत लंबी रीडिंग थी, लगभग 11 महीने की रीडिंग चली थी। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ था, इस रीडिंग में संविधान को बहुत बारीक से पढ़ा गया था। मतलब कि एक छोटे छोटे आर्टिकल को, छोटे छोटे अनुसूची को बहुत प्यार से बहुत बारीकी से पढ़ा था। ठीक है, उसके बाद जब हमारा तीसरी रीडिंग हुई तो इसको फिर फाइनल टच दिया। फिर ये 14 नवंबर 1949 को ये इसकी फाइनल रीडिंग हुई और ये 26 नवंबर 1949 तक इसकी रीडिंग चली। ठीक है, अब देखिए अब 26 नवंबर 1949 को संविधान प्रारूप पूर्ण रूप से निर्मित हो चुका था। 26 नवंबर को थी, क्योंकि बन चुका था इस टाइम तक। पर लागू कब हुआ था, लागू हमारा जनवरी में हुआ था। तो द कॉन्स्टिट्यूशन इज़ सेटल्ड बाय द असेंबली बी पास्ड। ठीक है, और जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, ये हमको याद रखना है।
और इसमें क्या याद रखना है, अब देखिए संपूर्ण संविधान निर्मित हमारा हो चुका था। इस प्रकार संविधान पर जो हमारा 284 सदस्यों ने सिग्नेचर कर दिए थे कि जब संविधान सभा पूरा बन गया था, सब सारे हमारे वचन भी हो गए थे कि हमको रीडिंग हो गई थी, तीनों रीडिंग होने के बाद इसमें 284 सदस्यों ने इस पर सिग्नेचर किए। जब हमारा संविधान पूरा निर्मित हो गया तो उसी टाइम पर हमारे 4 प्रावधान हमारे लागू कर दिए गए थे। अब 4 प्रावधान में हमारे 15 अनुच्छेद थे, ठीक है। जैसे कि 4 प्रावधान क्या थे कि चुनाव कैसे होंगे, वो इसमें हो गया था। अंतरिम संसद है, इसके बाद कोई संसद नहीं होगी। नागरिकता के लिए क्या क्या हमारे आर्टिकल वो भी इसी टाइम लागू कर दिए गए थे। नागरिकता का मतलब ये कि कोई इंडिया से गया है, इंडिया से आया है, जो भी था हमारा ये आ गए थे। स्थायी व संक्रमणशील प्रावधान जितने भी थे वो सब हमारे, आप देखो वो कौन कौन से आर्टिकल थे, जैसे आर्टिकल 5, 6, 7, 8, 9, 60, 328, 324, 366, 367, 379, 380, 388, 391, 392, 393, ये सब आर्टिकल थे जो उसी दिन जब हमारे प्रारूप ये हमारा संविधान निर्मित हुआ था, लागू नहीं हुआ था लेकिन बन कर जब तैयार हुआ था उसी टाइम हमारे ये 4 प्रावधान और ये आर्टिकल हमारे लागू कर दिए गए थे उसी टाइम पर ही। अब जिसमें से ये 5, 6, 7, 8 तो हमारी नागरिकता से ही रिलेटेड हैं। ये देखे होंगे, ये भी हमारे नागरिकता में आता है, ठीक है। और ये सब आर्टिकल जब आगे पढ़ेंगे तब देखेंगे, ठीक है। एक और चीज़ है जो हमें याद रखनी है, ठीक है। तो जो हमारा संविधान जब बना था, ये है कि संविधान को बनने में हम कितना टाइम लगा था। संविधान को बनने में हमारा 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे थे, ठीक है। और जब मैंने आपको बताया था कि इसमें 284 मेंबर ने सिग्नेचर किए थे और पूरा संविधान बनने के लिए हमारे लगभग 64 लाख रुपए खर्च हुए थे, ठीक है। और इस संविधान को बनाने के लगभग 60 देशों के संविधान को पढ़ा था, तब जाके इसका निष्कर्ष निकला था। संपूर्ण कार्य इसमें अब जितने भी संपूर्ण जो इसकी कार्यप्रणाली हुई थी, इसको लगभग 53,000 व्यक्तियों ने देखा था। और इस संविधान को बनने में लगभग 12 अधिवेशन लगे थे, जो 12 सेशन बोलते हैं, ठीक है। अब एक चीज़ याद रखनी, जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन है, जो मूल संविधान है, वो हमारा हाथ से लिखा हुआ है, हस्तलिखित है। और जो इसके अलंकरण मतलब कि ड्राइंग जिसमें जो चित्रकारी जो हुई है, वो हमारे इन दो महारथी ने की, जैसे नंदलाल बोस और वीरवर राम मनोहर सिन्हा, इन्होंने इस पर चित्रकारी जितनी भी दिखेगी संविधान सभा में वो इन्हीं के द्वारा है। और जो हमारा जो ओरिजिनल जो संविधान है हमारा इंग्लिश में बना हुआ है, इंग्लिश हमारा बनाया है प्रेम बिहारी नारायण रामज़ादा, बार बार बोलूँगा ये याद करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो हिंदी में बनाया है, जो लिखा है, वो वसंत कृष्ण वेग जी ने लिखा है। अब ये जो है, जो हमारा संविधान है, जो हमारा इसकी ओरिजिनल कॉपी है, वो अभी तक हमारी संसद में सेफ रखी है, ठीक है। बाकी इसकी विशेषताएं आगे पढ़ेंगे कि क्या क्या इसकी विशेषताएं। तो ये संविधान कैसे बना, कब बन, क्या क्या हुआ, वो सब हमने इस वीडियो में देख लिया है। अब बाकी इसकी क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। जो भी हमारे प्रीवियस ईयर होंगे वो मैं अगली वीडियो में लेके आ जाऊँगा, जो भी क्वेश्चंस होंगे। ओके।